हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस फर्स्ट चैप्टर जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है उसका सेकेंड पार्ट करेंगे, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है, आप तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 4, 5, 6, 7 सभी में पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन क्लास 9 में हम लोग काफ़ी डिटेल्स में इन लोगों का मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और फिर उसे डिटेल्स में पढ़ेंगे। मतलब कि देखिए, यहाँ पे आपको ये गैस जो है, गैस का अंदर का स्ट्रक्चर जो है, जो एटम्स है, मोलिक्यूल्स है, सपोज इस गैस में आपका मोलिक्यूल्स है, तो ये जो है यहाँ पे जब इनको हम टेम्परेचर देते हैं या प्रेशर क्रिएट करते हैं तो ये क्या होता है इनके साथ में, ये हम लोग इस क्लास में जानेंगे। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में हम आपको फिट सिमुलेशंस के माध्यम से, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, ओके, ये हर एक है ऑक्सीजन मोलिक्यूल। जब ये सॉलिड स्टेट में है ये ऐसे हैं, जब ये लिक्विड में है देखिए ये कैसे बदल गया, और गैस में इनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया है, ओके। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये देखिए, हम इसको हीट कर रहे हैं धीरे धीरे, देखिए टेम्परेचर राइज हो रहा है, ओके। ये तो केल्विन में है टेम्परेचर, हम इसे डिग्री सेंटीग्रेड में भी कर सकते हैं। और अभी ये बॉइलिंग देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट रेस कर गया, देखिए 1, 2, 3 मोलिक्यूल्स के पास में एनर्जी बढ़ना शुरू किया और वो धीरे धीरे वेपोराइज होना शुरू करेंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें, वाटर मोलिक्यूल, ऑक्सीजन मोलिक्यूल, ये देखिए डम्बेल टाइप के ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स, इनके बारे में भी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, कैसे करके इनके स्ट्रक्चर को समझा जाए। सीधी सी बात है, एक ही मैटर के कितने सारे फेज़ हैं और उनके अंदर में क्या हो रही हैं इन फेजेस में, इसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे। तो देखिए, अब तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना है। मैटर के अंदर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनका डिस्टेंस जो है वो फिक्स नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है, ये जाना। उसके बाद में उनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स भी होता है, ये भी हमने जाना है। अब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आप अपने आसपास आपको डिफरेंट स्टेट्स में मिलेंगे मैटर, ओके। जैसे कि बाथरूम में जाइए तो आपको पानी मिलेगा, किचन में भी देखिए कहीं पे सॉलिड मटेरियल है, कहीं पे पानी है, हम जो हवा सांस ले रहे हैं ये तो एयर है। मतलब देखिए, तो क्या ये मैटर नहीं है? ये तीनों ही मैटर है, लेकिन इनका स्टेट्स जो है डिफरेंट है। तो अक्सर हमारे आसपास जो है मैटर 3 डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा, आपके लिए बता दें, मैटर का एक 4th स्टेट भी है, 4th स्टेट, और वो है प्लाज्मा। 4th स्टेट ऑफ मैटर भी है, और भी बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, फिलहाल हम आपको 4th स्टेट के बारे में बोलते हैं, वो है प्लाज्मा, ओके। ये जो बिजली कड़कती है, लाइटनिंग, ओके, वहाँ पे आपको प्लाज्मा का एग्जाम्पल मिलेगा। सूरज में भी आपको प्लाज्मा का एग्जाम्पल मिलेगा। एनीवे, ये हमारे आसपास में ये बहुत रेयर है, ये वाला स्टेट जो है काफ़ी रेयर होता है। खैर, अब हम लोग ये तीनों स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि ये स्टेट्स क्यों अराइज किए? मैटर केवल ओनली वन स्टेट में क्यों नहीं है? ओनली वन स्टेट में क्यों नहीं है? आपको मालूम, एक ही स्टेट में क्यों नहीं है? इतने सारे स्टेट्स क्यों हैं? इसका रीज़न है वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर में बहुत रकम के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और उनका अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज़ है, वो बदलता रहता है। एक हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, एक सब्सटेंस ले लीजिए, ओके, उसके अंदर में पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो हिल डुल रहे हैं आपस में, ऑफ कोर्स कोई फिक्स नहीं है। अब अगर हम इसको टेम्परेचर दें, धीरे धीरे हीट करना शुरू करें, तो ये पार्टिकल्स को क्या होगा, धीरे धीरे ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है ना, इनको काइनेटिक एनर्जी मिलना शुरू करेगा फ्रॉम हीट से, और ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना शुरू करेंगे। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स था, ओके, वो फोर्स को ये धक्का मारना शुरू करेंगे, ये काफ़ी मूवमेंट करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे फोर्स का जो इफेक्ट है वो कम होना लगेगा, और ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर चले जाए,
तो फिर ये जो आप सॉलिड स्टेट में देख रहे हैं वो और सॉलिड स्टेट में नहीं रहेगा, ये दूर चले जाएंगे। उस समय भी इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, लेकिन कम रहेगा। तो ऐसे सिनारियोज में जो है आपका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है। यहाँ हमने आपको जस्ट एक टेम्परेचर वेरिएबल के हिसाब से दिखाया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में जानते हैं। अच्छा, चलिए हम हमारे आसपास पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुड, स्टिक, इन सब को देखते हैं। ओके, ये सारे क्या हैं? सॉलिड्स हैं। ओके, तो क्या देखना क्या है? देखिए, सबसे पहला चीज़ जो है वो ये नोटिस करिए कि ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, ओके, क्या इनका डेफिनिट शेप है? बिल्कुल। एक पेंसिल ही ले लीजिए, इसका एक डेफिनिट शेप है। क्या डिस्टिंक्ट बाउंड्री है? मतलब पेंसिल का ये जो बाउंड्री है, क्या हम अगर उंगली दाबे तो क्या ये अंदर दबता है? बिल्कुल नहीं, पेंसिल तो पेंसिल ही ना रहेगा। तो क्या इसका वॉल्यूम बदलता है? मतलब ये चप के छोटा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, इसका तो कुछ नहीं होता है। अगर हम पेंसिल के ऊपर हथौड़ा वाला एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें तो क्या होगा? अरे पेंसिल टूट जाएगा भाई, लेकिन टूट तो जाएगा, लेकिन ये ऐसे करके दबेगा नहीं, है ना। दूसरा, क्या ये पेंसिल, इसके साथ में हम एक दूसरा पेंसिल अगर रखें और इन दोनों को जोर से प्रेस कर दें तो क्या ये एक दूसरे में मिल जाएंगे? ये पेंसिल जो है, मतलब ये दो पेंसिल, क्या एक मोटा सा पेंसिल बन जाएगा डिफ्यूजन के जैसा? आप लोग हंस रहे होंगे, ये कैसा सवाल है। अब आप जाइए किचन में, जब आपकी मम्मी या घर में आंटी रोटी बना रही है तो रोटी का जो लोइया होता है, ये देखिए, रोटी बनाने के पहला वाला स्टेज डफ जो होता है, दो डफ को लीजिए, प्रेस करिए आपस में, ये देखिएगा वो दोनों मिल जाएंगे, एक सिंगल काफ़ी फैट डफ बन जाएगा, है ना। लेकिन पेंसिल का वैसा नहीं होता है। तो क्या डफ सॉलिड नहीं है? क्या ये लिक्विड है? ये सारे सवाल दिमाग में आने चाहिए आपके, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों के आसपास होता है। ओके, देखिए अब इसको हम लोग और आगे पढ़ते हैं। तो हर एक के ऊपर में फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा, काम नहीं करेगा। जैसा हमने आपको अभी बताया, ये जो है डफ, अगर हम डफ के ऊपर में फोर्स अप्लाई करें तो ये प्रेस होकर के एक सिंगल डफ बन सकता है, लेकिन पेंसिल के ऊपर में करने से ये एक सिंगल पेंसिल बिल्कुल नहीं बनेगा, है ना। लेकिन मज़े की बात है, ये सारे सॉलिड्स हैं। कुछ जो हैं कंप्रेस हो सकते हैं, कुछ कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। ये क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। इनके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में, इसकी वजह से कितना वेरिएशन है भाई। जैसे खाने में कितने रकम का वेरिएशन होता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, बिरयानी, चिकन, मटन एंड पनीर वगैरह वगैरह, वैसे ही यहाँ पे आप सोचिए रियल लाइफ के जैसा पार्टिकल्स में भी बहुत वेरिएशन है। बहुत रकम के पार्टिकल्स हैं, ओके, बहुत रकम के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का भी काफ़ी वेरिएशंस होता है। ओके, चलिए और थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं। अभी हमने देखा कि ये डफ वाले एग्जांपल को अगर आप छोड़ दें तो पेंसिल, ओके, इन लोगों का जो है फिक्स शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है और फिक्स्ड वॉल्यूम है, दैट इज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन ये जो डफ था इसका हाई कंप्रेसिबिलिटी है, इसको कंप्रेस करने से या आराम से ये कंप्रेस हो जाएगा। सो देखिए, सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड्स में ब्रेक टूट सकते हैं फोर्स के अंडर, लेकिन शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें रिजिड शेप बोला जाता है। तो ये जो है, अभी तक हमने जो सॉलिड को पढ़ा, ये बेसिकली रिजिड बॉडी के अंडर आता है। रिजिड बॉडी मतलब कुछ नहीं होगा, टूट तो सकते हैं पर हम कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। अच्छा भाई, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, चलिए देखते हैं। रबर बैंड क्या है भाई? लिक्विड है क्या? नहीं, वो तो सॉलिड है। तो चलिए उसका टान के देखते हैं, क्या वो खिंचाता है? अगर हम स्ट्रेच करें तो हाँ, तो खिंचा तो रहा है, तो क्या ये सॉलिड नहीं है? चलिए, हम लोगों ने तो लगता है एक नया स्टेट ऑफ मैटर निकाला। ऐसा नहीं है बच्चों, इतनी उछल कूद मत करिए, इतना मत सोचिए, ये भी सॉलिड ही है, लेकिन इसका जो है
कंप्रेसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है। मतलब ये जो रबर बैंड है ना, ये रिजिड बॉडी तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सॉलिड रिजिड बॉडी भी हो सकता है और स्ट्रेचेबल भी हो सकता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा भाई, शुगर और सॉल्ट, उसके बारे में क्या ख्याल है? जार से निकाल के लाइए, हाथ में रख के देखिए, क्या वो सॉलिड नहीं है? हाँ, वो तो सॉलिड है। अच्छा, ये स्पॉन्ज के बारे में क्या ख्याल है आपका? स्पॉन्ज, क्या वो सॉलिड नहीं है? हाँ, वो तो सॉलिड है। अरे वो तो प्रेस भी होता है, और वो तो रबर बैंड से ज़्यादा प्रेस हो जाता है। तो क्या हो रहा है भाई? चलिए इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप। मतलब अगर हम फोर्स दें तो उसका शेप जो है वो बदल जाएगा, और अगर हम फोर्स को हटा दें तो वो वापस अपने पुराने शेप में वापस आ जाएगा। हाँ, मतलब ये है रबर बैंड, हमने खींचा तो ये भी खींचता चला गया, लेकिन बहुत ज़्यादा खींचोगे ना तो ये टूट जाएगा बेचारा। बहुत ज़्यादा मत खींचना, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद में इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल, इनका जो शेप है, मान लीजिए ऐसा शेप है, ये शेप वैसा ही रहता है। आप अपने हाथ में लीजिए या प्लेट में पुट करिए या जार में पुट करिए, इनका शेप चेंज नहीं होता है। मारिए हथौड़ा इनके ऊपर, देखिए तो क्या होता है। अरे भाई, शुगर क्यूब तो पूरा टूट टूट के बिखर जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा स्ट्रेच नहीं होगा। अच्छा, स्पॉन्ज बाबू का क्या ख्याल है? देखिए, स्पॉन्ज जो होता है ना, सब अलग अलग कहानी है। देखिए, है ना, जैसे हिंदी का किताब खोलिए, इंग्लिश का किताब खोलिए, फर्स्ट चैप्टर अलग स्टोरी, दूसरा चैप्टर पोएम, तीसरा चैप्टर बायोग्राफी, कुछ ना कुछ अलग कहानी होता है ना, एक जैसा थोड़ी होता है किताबों में। यहाँ पर भी वही कहानी है। ये जो तीनों का जो कहानी हम बोल रहे हैं, आपका रबर बैंड, फिर शुगर, और ये अभी अभी किसके बारे में बात हो रही है? स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के अंदर में ये जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, उनके अंदर काफ़ी गैप्स होता है। ओके, और छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो होल में हवा आके ट्रैप कर जाता है, तो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो ये हवा बाहर निकल जाता है और ये आसानी से प्रेस हो जाता है। ठीक है, ये है कहानी। तो क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि सभी तो सॉलिड है, लेकिन इसमें बड़ा वेरिएशन है भाई। कुछ तो रिजिड है, बिल्कुल बाल भी बांका नहीं होता है, टूट सकते हैं, और कुछ आराम से स्ट्रेच हो सकते हैं। इसका मतलब थोड़ी है आप रबर बैंड को हाथ में लिए और दूसरा वाला खींच के 1 किलोमीटर लंबा टान दिया, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो टूट जाएगा। मतलब स्ट्रेचेबल है, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट। सो कीप दिस इन माइंड। ओके, तो अब हम लोग सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर, जो कि लिक्विड स्टेट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे हमारे आसपास चारों तरफ बहुत सारे लिक्विड हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल, वाटर, उसके बाद कुकिंग ऑयल। अच्छा, वेरिएशन है लेकिन उसमें भी। कुकिंग ऑयल में देखिए मस्टर्ड ऑयल होता है, ओके, सनफ्लावर ऑयल होता है, और भी डिफरेंट टाइप्स के हेयर ऑयल होते हैं आपके, ओके, कोकोनट ऑयल भी होता है। तो क्या, एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, सभी क्या एक है? अरे सभी एक होता तो हम लोग हेयर ऑयल से खाना नहीं बना लेते। नहीं, इसका मतलब वेरिएशंस हैं, ठीक है, याद रखिए। वैसे ही पानी, आरओ का पानी है, क्या स्वादिष्ट पानी, ठीक है। उसके बाद में वाटर, आपका गटर का पानी भी होता है, वो तो कचरा पानी है, ठीक है, उसके बारे में सोचने से ही अच्छा नहीं लगता है। खैर, और भी बहुत रकम के पानी है। बाथरूम में जो पानी चला जा रहा है, पॉटी वगैरह का पानी, ठीक है, वो भी पानी है। कितना वेरिएशन है। अच्छा, तो हंसी बंद हो गया हो तो और आगे चले। वैसे रास्ते में ट्यूबवेल वाला पानी भी है। अच्छा, एक बात बताइए, आरओ का पानी तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ट्यूबवेल का पानी वो तो गंध भी देता है और बहुत खारा भी है। हम लोग अक्सर पीते भी नहीं है, ठीक है ना। क्यों है ऐसा? क्या है बात उसमें? इन सब चीज़ों को जानेंगे धीरे धीरे। उम्मीद है चैप्टर 2 ख़त्म होने तक आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही मिल्क, दूध भी देखिए वेरिएशन है। काऊ का मिल्क होता है, ओके, और भी बहुत रकम के हैं। फिर जूस भी देखिए, एप्पल जूस है, ऑरेंज जूस है। कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो भाई बहुत बड़ा बात है, क्या वेरिएशन है, नाम ही लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और भी बहुत सारे ड्रिंक्स है।
जैसे कि आपका वो एनर्जी ड्रिंक वगैरह भी आता है ना, उसको भी लिख देते हैं। बच्चों को आजकल ये बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी ड्रिंक वगैरह वगैरह। तो देखिए कितना रकम का वेरिएशन है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं प्यारे स्टूडेंट्स कि देखिए वाटर में भी वेरिएशन है, कुकिंग ऑयल में भी है, मतलब हर एक लिक्विड में बहुत वेरिएशन है। खाली एक मिल्क बोल देने से ही नहीं होगा, मिल्क के अंदर भी वो कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब उसका अंदर का पार्टिकल्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स वगैरह भी ज़रूर डिफरेंट हो गए। अच्छा खैर, ये जानने के बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हम लोग और एक काम करते हैं, हमने डिफरेंट लिक्विड्स लिया, अब हम लोग डिफरेंट कंटेनर्स ऑफ लेते हैं ऑफ डिफरेंट शेप। ओके चलिए, एक ऐसा कंटेनर लेते हैं ऐसा शेप का, नेक्स्ट ऐसा शेप का एक कंटेनर लेते हैं। अरे तो चला गया। ओके, उसके बाद में एक ऐसा कंटेनर लेते हैं ऐसा टाइप का। ओके, उसके बाद में एक ऐसा लेते हैं हड़िया जैसा। उसके बाद में एक और वियर्ड टाइप का लेते हैं, ऐसा शेप का। ओके, कितने सारे शेप हो गए। अब हर एक में जहाँ 50 ml है वहाँ पे मार्क करिए। ये क्या है, ये है मान लीजिए 50 ml मार्क हर एक में। तो इसका 50 ml ऊपर क्यों होगा, क्योंकि यही है, यहीं पे आकर के आपका 50 ml वॉल्यूम है। मतलब ये वॉल्यूम जितना है, ये वॉल्यूम जितना है, ये उतना ही है, यही है 50 ml। यहाँ पे आपका है मान लीजिए ये है 50 ml और यहाँ पे आपका इतना है 50 ml मार्क, ठीक है। चलिए अब इन सारे चीज़ों को ट्रांसफ़र करना शुरू करिए बारी बारी से। मतलब सबसे पहले पानी को ढालिए। ओके, आपको नोटिस ये करना है, देखिए पानी ढालिए। ओके, 50 ml ही पानी दीजिए, पानी डालिए, डाल करके देखिए कि शेप कैसा मेंटेन होता है। आप देखेंगे मज़े का बात है, हर एक केस में जो है शेप जो है वो सेम रहेगा, 50 ml मार्क तक ही रहेगा। ओके, चेंज नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, ये तो लिक्विड है। देखिए हर एक का कंटेनर का शेप तो डिफरेंट है। तो हमने जब पानी को डाला तो लिक्विड का शेप क्या हुआ, मतलब लिक्विड जब हम डाल रहे हैं किसी सॉलिड, ये जो कंटेनर्स है याद रखिए दीज आर ऑल सॉलिड कंटेनर्स। तो जब हम लिक्विड को सॉलिड में डाल रहे हैं तो लिक्विड शेप जो है वो सॉलिड के बराबर ही हो जा रहा है। वॉल्यूम भले ही सेम है, वॉल्यूम इज एवरीवेयर 50 ml, लेकिन इसका जो लिक्विड का जो एक्सटर्नल शेप है वो आपका सॉलिड के बराबर ही हो जा रहा है। ओके, इसका मतलब है हमने ये एक्टिविटी से करीबन ये सीखा कि लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट दे हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम है तभी ना एक जैसा लेवल तक पहुंचा है। सो दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, so they are not at all rigid and they can also be called fluid, क्योंकि वो flow करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि हमारा काम तो ख़त्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि लिक्विड तो ढाल के हमने देखा वो तो शेप चेंज ही कर रहा है। चलिए अब थोड़ा खेला खेलते हैं। कैसा खेला, अभी तक हमने क्या क्या डाला था, ये देखिए कितने रकम के हमने लिक्विड्स डाले थे, ठीक। तो लिक्विड्स इन डिफरेंट जार्स, ऊपर में देखिए कितने वैरायटीज ऑफ जार हैं, 5 टाइप्स ऑफ जार इसमें डाले थे। डाल के हमने जो देखा अभी अभी आपको बताया, नई बात क्या है। अच्छा चलिए सॉल्ट लीजिए। ओके, काफ़ी सॉल्ट लीजिए, सॉल्ट के पैकेट से सॉल्ट लीजिए। सॉल्ट ले करके अब बारी बारी से यहाँ पे डालना शुरू करिए आप। मतलब सॉल्ट, ये आप क्या बोल रहे हैं सर, सॉल्ट क्या 50 ml हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है। आप एक टेस्ट ट्यूब में ले करके पहले 50 ml जहाँ तक है वहाँ तक मेज़र कर लीजिए। मतलब सॉल्ट और 50 ml, 50 ml क्या है, ये लिक्विड के लिए ही थोड़ा ही होगा।
ये एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मेजरमेंट है, मिलीलीटर। तो हम 50 मिलीलीटर सॉल्ट भी तो ले ही सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बात को समझिए। तो हम 50 मिलीलीटर सॉल्ट, इतना वॉल्यूम वाला सॉल्ट लिए, ले करके इन सब में डालना शुरू किए। आप घर में जरूर करके देखिए, पहले आप पानी को डालिए, उसके बाद में सॉल्ट को डालिए, पहले आप वाटर को डालिए, फिर आप सॉल्ट को डालिए। मजे की बात है, आप देखिएगा हर एक केस में सॉल्ट भी वही शेप ले रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? सॉल्ट तो सॉलिड है, हमने तो अभी अभी यही पढ़ा था कि सॉल्ट तो सॉलिड है, हर किताब में लिखा रहता है। ये तो बच्चे लोग छोटे बेला से पढ़ते आए हैं, क्लास 4-5 में पढ़े हैं। सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस क्या है, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप, लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स शेप। पर ये आप क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट का तो कोई फिक्स शेप नहीं है। आपको क्या लगता है गड़बड़ कहाँ हुआ है? सोचिए जरा। ऐसा है कि सॉल्ट जो है, अब आप पैकेट में जाके देखिए, ये सॉल्ट का पैकेट है, आप हाथ से प्रेस करिए उसे, देखिए आप जैसा प्रेस करिएगा वो वैसे ही चपटा हो जाएगा। मतलब ये कंप्रेसिबल सॉलिड है, कंप्रेसिबल सॉलिड है। और सॉल्ट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में रहता है, सच दैट इट कैन ऑल्सो फ्लो। आप सॉल्ट को धीरे से हाथ में लेकर के फूंक के देखिए, वो उड़ना शुरू करेगा। इट कैन ऑल्सो फ्लो, इसका भी थोड़ा बहुत वैसा फीचर्स है। तो यहाँ पे ये जो है, आप एक सॉलिड सॉल्ट को नहीं डाल रहे हैं, एक बहुत बड़ा सॉल्ट का क्यूब को नहीं डाल रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को डाल रहे हैं। तो वो भी अपना, उनका भी कोई शेप नहीं होगा फिक्स्ड, वो भी कंटेनर के शेप के हिसाब से ही आएंगे। अब एक दूसरा सॉलिड लीजिए, मान लीजिए आप अपना पेंसिल, प्यारा पेंसिल वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, पेंसिल को इसमें डालिए, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। अरे ये कैसा सवाल है, पेंसिल को आप किसी भी कंटेनर में डालिए, वो तो पेंसिल ही ना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो रिजिड बॉडी है, वो एक रिजिड सॉलिड है। और सॉल्ट जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्लूइड टाइप कंप्रेसिबल सॉलिड का। तो कीप दिस इन माइंड, ओके। लिक्विड्स के बारे में अक्सर हम लोग बोलते हैं कि लिक्विड्स फ्लो, दे कैन चेंज शेप। सॉलिड में भी है छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पे हमने सॉल्ट के बारे में आपको बताया। सो कीप दिस इन माइंड। अक्सर ये किताबों में नहीं रहती हैं, पर हमारे आंखों के सामने में होता है, पर हम सवाल नहीं पूछते हैं। आप ये पढ़ने के बाद में जाओगे, सॉल्ट को भी देखोगे ना, आप बोलोगे नहीं नहीं ये कुछ और ही है, छोड़ दो, इसके बारे में सोचना नहीं है। नहीं, सबके बारे में सोचना है। किताबों में हर बात बताई नहीं जाती है, पर आप अगर सोचोगे तो आप ज़रूर ढूंढने की कोशिश करोगे। ओके, चलिए। तो अभी अभी हमने जितने एक्टिविटीज़ किए, इनसे हमने देखा सॉलिड एंड लिक्विड, इसके पहले वाले जो एक्टिविटीज़ थे। ओके, ये वाले एक्टिविटीज़ है। देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, इसको समझाने के लिए ये एक्टिविटीज़ हमने आपको वो इंसेंस स्टिक वाला एक्टिविटी के बारे में बताया था। वहीं पे और एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.4, जहाँ पे आपको 2 ग्लासेस या बीकर्स पानी से भरा हुआ लेना है। उसके बाद में उनमें 1 ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक धीरे से डालना है। ओके, along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। पहले के साइड में आपको इंक डालना है और दूसरे के साइड में आपको हनी डालनी है। ओके, और फिर इसको अनडिस्टर्ब अपने घर में रख देना है। ओके, आप देखोगे इंक डालने के तुरंत बाद ही वो जो है वो इंक पूरा घुल जाएगा पानी में। पहले घुलना शुरू करेगा, फिर थोड़े देर बाद पूरा पानी जो है यूनिफॉर्मली कलर का हो जाएगा। अगर आप ब्लू इंक डालोगे तो पूरा पानी ब्लू का हो जाएगा, अगर आप इसका डालोगे, रेड डालोगे, तो पूरा पानी रेड का हो जाएगा। हनी इमीडिएटली डिसॉल्व नहीं करेगा, पर आप 3-4 दिनों के पश्चात देखोगे तो वो पूरा पानी में डिसॉल्व कर जाएगा। इससे ये पता चलता है कि इंक का जो पार्टिकल्स है वो बहुत जल्दी पानी में घुलने मिलने वाला है, लेकिन हनी वाला पार्टिकल्स घुलने मिलने वाला नहीं है। तो यही एक्टिविटीज़ के बारे में हमने आपको अभी बताया। चलिए, एक्टिविटीज़ 1.4। तो देखिए यहाँ हमने क्या देखा, सॉलिड और लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू, ये देखिए, इनटू लिक्विड्स। अभी अभी हमने जो देखा वो एक्टिविटी था बेसिकली लिक्विड इन लिक्विड, राइट। मतलब इंक इन वाटर और हनी इन वाटर।
इसका पहले वाला एक्टिविटी भी हमने किया है, याद है ना? शुरुआती एक्टिविटी वो क्या था? वो था आपका शुगर इन वाटर, जहाँ हमने देखा था लेवल राइज नहीं कर रहा है। वैसे ही हमने और एक एक्टिविटी किया था सॉल्ट इन वाटर, वहाँ भी हमने देखा था लेवल राइज नहीं कर रहा, मतलब ये वाटर मोलिक्यूल्स के बीच में चला जा रहा है। वैसे ही देखिए द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर दे ऑल्सो डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। दिस गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब पानी के नीचे में पॉन्ड वगैरह, समुद्र वगैरह के नीचे में जो एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह हैं, ये छोटी सी प्यारी सी मछली तैर रही है, इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। अरे मिल कहाँ से रहा है ये ऑक्सीजन? ये तो ऊपर आकर के हर बार थोड़ी सांस लेके नीचे जाएगी। एक्चुअली ऊपर का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये पानी में डिजॉल्व रहते हैं, ये हमको आंखों से दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आपको एक्टिविटी वगैरह, एक्सपेरिमेंट वगैरह करके देखना पड़ेगा, बट दे आर ऑल डिजॉल्व। मतलब जो पानी आपको खाली पानी के हिसाब से दिखाई देता है वो पानी थोड़ा ही है, उसके अंदर में और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड है, गैसेस। एक एग्जांपल दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को ले लीजिए। जब आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो उसको खोलने के पहले शेक करते हैं तो अंदर से पूरा फोम वगैरह निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में, वो सॉफ्ट ड्रिंक में वो डिजॉल्व रहता है। जैसे ही आप शेक करते हैं वो धीरे धीरे करके बबल फॉर्म करके निकलना शुरू करता है। ये आपके आंखों के सामने होता है स्टूडेंट्स। तो भाई ये डिजॉल्विंग वाला कहानी बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि सबको तो ब्रीथ करने की ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए, और हमारे प्यारे एक्वेटिक एनिमल्स ये ब्रीथ करते हैं पानी के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। सो इन सारे चीज़ों से हम ये कंक्लूड करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों डिफ्यूज कर सकते हैं इन लिक्विड्स। सो लिक्विड में डिफ्यूजन हो सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस का। डिफ्यूजन का एक सीधा सा मतलब हो रहा है धक्का धुक्की। ये यहाँ एक सॉलिड वाला एटम है, ये एक लिक्विड वाला एटम है, ये दूसरा लिक्विड वाला एटम है। ये आया धीरे धीरे धक्का धुक्की, अरे मुझे जगह बनाने दे, आने दे, ये ऊपर चला जाएगा थोड़ा। तो डिफ्यूजन का यही मतलब है, धक्का धुक्की। जैसे एक पैसेंजर ट्रेन में आप लोग को उतरने के समय एक दूसरे से पास करते हुए निकलना पड़ता है, वो अंदर आ जाते हैं, आप बाहर जाते हैं स्टेशन में निकलने के समय। तो आप एटम्स को भी वैसे ही सोचिए, यहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स को, इनका भी एक दूसरे से धक्का धुक्की होता है, आसपास होता है, एक दूसरे से पास करते हैं, यही है डिफ्यूजन। तो मतलब ट्रेन में हम लोग डिफ्यूजन ही तो देख रहे हैं इंसान का, है ना? मज़ेदार बात है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड बहुत जल्दी जल्दी घुल मिल जाएगा, सॉलिड ज़्यादा टाइम लगाएगा घुलने में। क्यों? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स ये आसानी से घुल मिल सकते हैं, उनके बीच में ज़्यादा स्पेस रहता है। मतलब वही ट्रेन वाला कंपार्टमेंट सोच लीजिए ना, 2 ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ये ट्रेन का गेट है। एक में बहुत कंजस्टेड, बहुत भीड़ भाड़ है, ये आपका सॉलिड वाला एग्जाम्पल। और एक है खाली खाली, खाली है भाई, ये लिक्विड वाला स्टेट है। तो कंजस्टेड वाला स्टेट में मान लीजिए एक आदमी अगर एंटर करता है प्लेटफॉर्म में, जब ट्रेन का बोगी आके रुकती है तो उसको काफ़ी धक्का धुक्की करने के बाद अंदर में जाके खड़े होने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे पैसेंजर्स जो हैं यहाँ पे, है ना, धक्का धुक्की काफ़ी करना पड़ेगा। पर लिक्विड वाला, खाली वाला पैसेंजर का बोगी में, ये तो खाली है ना, ये आराम से अंदर चला जाएगा, जल्दी ही यहाँ पे जो है डिफ्यूजन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपके रियल लाइफ के आसपास देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में तब पता चलेगा। काफ़ी कहानी हो गया ट्रेन वाला। अब हम लोग गैसीय स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो छोटे दिनों की बात है, हम देखा करते थे बलून वाले को, बहुत अच्छा लगता था बलून देखने में, है ना? ये कोई कहानी नहीं बोल रहे हैं, ये एक एक्टिविटी के जैसा है, सोचिए।
तो बलून वाला जो था, बलून फुलाता कैसे था याद है आपको? वो एगो सिलेंडर लेता था, वो सिलेंडरवा से देखिए बलून फुला लेता था धीरे धीरे करके, है ना। तो हम लोग पूछते थे अक्सर, हमको तो याद है, हम तो पूछते थे, आप लोग भाई डिजिटल एज के बच्चे हैं, आप लोग तो शायद बलून वाले को टीवी वगैरह में ही देखे होंगे। क्या तो हम पूछते थे कि अच्छा अंकल एक सिलेंडर से कितना बलून फूलता है? अंकल बोलते थे बहुत फूलता है बेटा, हमको भी नहीं मालूम। खैर, अच्छा दूसरा सवाल है जो आपके दिमाग में भी आना चाहिए, काहे भाई सिलेंडर क्यों है? हम एक प्लास्टिक का बैग नहीं रख सकते हैं, उसमें छेदा करके हम आराम से बलून फुला लेंगे? कहाँ ज़रूरत है एक भारी भरकम सिलेंडर रखने का? इतना भारी कि अंकल को कितना मेहनत करना पड़ेगा इसको उठाने में, भरवाने में। ज़रूर कोई ना कोई बात तो है ना। चलिए ज़रा इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अच्छा उसके पहले ये देखिए, ये क्या है? हाँ सिरिंज है। नहीं डरिए मत, हम लोग इंजेक्शन नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या है एक्सपेरिमेंट? देखिए एक्सपेरिमेंट है कि आपको 300 मिलीलीटर सिरिंज लेना है। ओके चलिए ड्रॉ करते हैं। ये रहा सिरिंज, 100 मिलीलीटर 3 सिरिंज लेना है ऐसे करके, मतलब इसका वॉल्यूम है आपका 100 मिलीलीटर। सिरिंज लेना है 1 2 3। मेरा ड्राइंग बहुत सुंदर है ना, मालूम है मुझे। अच्छा ठीक है, उसके बाद में आप ऊपर का ये जो पिस्टन वाला पार्ट है इन सब से रिमूव कर दीजिए। ओके, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, लीव वन सिरिंज अनटच्ड एंड फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड। एक सिरिंज जो है अनटच ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ मत करिए। दूसरे वाले में पानी भर दीजिए और तीसरे वाले में चॉक का डस्ट भर दीजिए। उसके बाद में आप पिस्टन को डाल दीजिए यहाँ पर। डालने के बाद में ठीक है, तीनों में पिस्टन डाल दीजिए। ये पिस्टन आ गया, अब होगा खेला। क्यों खेला भाई? जिसमें कुछ नहीं था, अनटच था, उसके अंदर है गैस। जिसमें पानी था उसके अंदर है लिक्विड, और जिसमें चॉक डस्ट था उसके अंदर है सॉलिड। अब हम लोग कंप्रेस करेंगे तीनों को। कंप्रेस करके क्या पता चलेगा बताइए तो? अच्छा यहाँ जो इन लोगों का मुंह है इसको हमने बंद कर दिया है एक रबड़ से दे करके। ऐसा नहीं है कि नीचे से फ्लो हो जाएगा। अब आप देखिएगा, अगर हम इक्वल फोर्स दें, तीनों केस में इक्वल फोर्स दें, तो ये जो गैस है ये आसानी से, मतलब यहाँ पे पिस्टन जो है काफ़ी अंदर तक आ जाएगी, आसानी से कंप्रेस हो जाएगा। इस केस में इजीली कंप्रेसिबल, मतलब गैस जो है इजीली कंप्रेसिबल है। दूसरे केस में, लिक्विड वाले केस में आप देखोगे पिस्टन जो है, अगर सबसे पहले पिस्टन इस लेवल में था, इस लेवल में, तो लिक्विड के केस में आप देखोगे बहुत ज़्यादा दूर तक आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होगा कंप्रेसिंग। ओके, आप खुद से करके देखिएगा, ज़्यादा कंप्रेस ही नहीं होगा यहाँ पे। ये देखिए, ये जो सॉलिड वाला केस है, यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आप फोर्स दीजिएगा, ओके, यह बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगा, ये बिल्कुल भी उसी लेवल तक रहेगा। सो गैस इजीली कंप्रेसिबल, लिक्विड नॉट वेरी कंप्रेसिबल। बहुत ज़्यादा फोर्स देने से तब कंप्रेस होगा, हल्का फोर्स दीजिएगा तो कंप्रेस नहीं होगा। सो नॉट इजीली कंप्रेसिबल, और सॉलिड जो है नॉट कंप्रेसिबल, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ये एक्टिविटी करके हमको ये पता चल रहा है बेसिकली कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ओके, सो बेसिकली इस एक्टिविटी से हमने ये देखा कि गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो अंकल थे बलून वाले,
ये सिलेंडर में इसीलिए रख रहे थे क्योंकि गैस पार्टिकल्स अगर हम सिलेंडर में नहीं रखेंगे ना, ये तुरंत बाहर निकल के एक दूसरे से दूर दूर भाग जाएगा। तो इनको पास पास रखने के लिए हमको ये सिलेंडर की ज़रूरत है। ये कंप्रेस करके रख रहा है इसको। ओके, अच्छा, ओके। ये देखिए घर में भी ऐसा आपको मिलेगा, अंकल के जैसा। कहाँ मिलेगा? किचन में जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है ना, खाना बनाने के लिए जो अक्सर काम आता है, उसके अंदर क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी है कुकिंग के लिए। और एक जगह हमने देखा है, कहाँ है? ऑक्सीजन, जो कि हॉस्पिटल में रहता है, कंप्रेस्ड गैस है। ये दोनों एग्जांपल्स है कंप्रेस्ड गैस के। आप अक्सर हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखिएगा बेड वगैरह के पास में एक सिलेंडर रखा रहता है, वही है कंप्रेस्ड ऑक्सीजन गैस। और एक है एग्जांपल सीएनजी, जो कि आजकल व्हीकल्स में फ्यूल के जैसा यूज़ होता है। ऑटो वगैरह, बसेस वगैरह में भी आपको सीएनजी मिल जाएंगे। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। ओके, मतलब है कि बहुत सा गैस हम आसानी से उसको कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कंप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि गैस के अंदर पार्टिकल्स का गैप बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम प्रेशर दे करके उनको पास पास लाएं तो धीरे धीरे ये चारों जो हैं, ये चारों इतने पास आ जाएंगे और फिर हम इनको एक कंटेनर में डाल देंगे। समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर हम कंटेनर खोल दें तो ये चारों फिर भागना शुरू करेंगे एक दूसरे से और ये हवा में डिफ्यूज़ करना शुरू करेंगे। तो यही है पूरा कहानी। ये चार जो हैं, फिलहाल हमने गैस का मॉलिक्यूल्स के बारे में ही आपको दिखाया है। चार गैस मॉलिक्यूल्स थे। ओके, अच्छा। नाउ वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक। किचन में जब कोई खाना पकता है तो किचन में क्या बनता है नहीं बनता है हम लोग एंटर करने के पहले ही जान जाते हैं। कैसे? हम स्मेल कर लेते हैं ना खाने का। इसका मतलब खाना जब पक रहा होता है गैस में, ओवन में, ये देखिए आग में, ओवन में खाना पक रहा है, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो उसमें से गैस में मॉलिक्यूल्स, जो खाना पकता है उसका मॉलिक्यूल्स ऊपर में रिलीज़ होते रहती हैं। वही मॉलिक्यूल्स हमारे नाक में, जब ये इंसान है, ये हमारे नाक में ये जब मॉलिक्यूल्स जाता है तो इसे स्मेल करके हमको पता चल जाता है। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। मतलब किचन में जो पार्टिकल्स है उनके साथ मिक्स करके फिर ये रैंडम मोशन से, ब्राउनियन रैंडम मोशन से धीरे धीरे डिफ्यूज़ करते हुए हमारे नाकों तक पहुंचती है। ये काफ़ी समय भी लग सकता है, इसमें ज़्यादा नहीं, 1 मिनट या कुछ सेकंड्स लग सकता है। लेकिन इसे आप अगर कंपेयर करिएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड और लिक्विड से तो ये बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ पार्टिकल्स वो बहुत हाई है इन द केस ऑफ गैस, और गैस में पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी गैप होता है। तो हमने ये जाना कि ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड द लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। ओके, तो फिर ये देखिए, इन द गैसियस स्टेट बेसिकली पार्टिकल्स जो है रैंडमली मूव करते हैं। एक ऐसा नहीं है एक जैसा मूव करेंगे, ये रैंडमली मूव करते हैं। ओके, रैंडम, इसी को ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ब्राउनियन मोशन, ये रैंडम जो मूवमेंट है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हीट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में उनको रखा गया वहीं पे जाके धक्का मारते रहते हैं। मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ गैस पार्टिकल्स को रखा, तो ये अक्सर रैंडम मूव करते हुए आके कंटेनर को धक्का मारते हैं। ओके, कंटेनर को धक्का मारते हैं। ओके, देखिए, ड्यू टू दिस या हिट the walls of the container, the pressure exerted by the gas is because of the force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container। इसका मतलब ये जो प्रेशर एक गैस एग्जर्ट करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो आपस में तो धक्का मारते ही हैं, वो जा करके दीवार को भी धक्का मारते हैं। ओके, सो धक्का मारने की वजह से फोर्स एग्जर्ट करते हैं पर यूनिट एरिया। ओके, गैस पार्टिकल्स
on the wall of the container. ये देखिए यहाँ पे मैग्नीफाइड सीन दिखाया गया है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट का। आपको सॉलिड के अंदर में देखिए पार्टिकल्स काफ़ी पास पास हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पास पास होने के बावजूद भी ये अगर इसका मैग्नीफाइड वर्जन है, ये भी अपने आसपास मूवमेंट करते रहते हैं, ऐसे 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 काइनेटिक एनर्जी की वजह से आसपास ऐसे ऐसे हल्का हल्का मूव करते हैं। लिक्विड में क्या है, वो मूवमेंट काफ़ी दूर दूर तक होता है, ये वाला, ये इसका मैग्नीफाइड वर्जन। और गैस में तो बोलने का ही नहीं है, और जहाँ तहाँ घूमता रहता है, ऐसा 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 ऐसा। ये एक सिंगल गैस पार्टिकल का हम मोशन दिखा रहे हैं। ओके, तो ये है टिपिकल ब्राउनियन मोशन का एग्जाम्पल, रैंडम मूवमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग सिमुलेशंस करते हैं। फेट सिमुलेशन मतलब हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे एक्चुअली हो क्या रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप वाटर मोलिक्यूल देख रहे हैं, ठीक है, यह हर एक जो है वाटर मोलिक्यूल है। किसी एक को देखिए, ये जो रेड पार्ट है वो है ऑक्सीजन एटम, और जो दो वाइट पार्ट है वो है दो हाइड्रोजन एटम, हर एक वाटर मोलिक्यूल है। देखिए कैसे एक दूसरे के साथ धक्का धुक्की कर रहे हैं, खेल रहे हैं। नाउ दिस इज इन लिक्विड स्टेट, राइट। अब देखिए अगर हम गैस स्टेट के बारे में सोचें, टेम्परेचर देखिए कितना है, 13 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब मान लीजिए हम इसको हीट करते हैं, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। आपने कुछ नोटिस किया? ध्यान दीजिए, देखिए ये मोलिक्यूल्स और ज़्यादा धक्का धुक्की कर रहे हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। देखिए 90 डिग्री के आसपास आते ही इस वाटर मोलिक्यूल के पास ज़्यादा एनर्जी हो गया था, ये जो है, इसीलिए ये धीरे धीरे और ज़्यादा दूर जाना शुरू किया एक दूसरे से। अब हम देखिए 100 क्रॉस कर गए। अब देखिए क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे सारे वाटर मोलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के बॉन्ड को तोड़ के, देखिए क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे मोशन है, रोटेशन मोशन है, वाइब्रेशन मोशन है, लीनियर मोशन भी है यहाँ पे। अब सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इफेक्टिवली ऑलरेडी 100 डिग्री के ऊपर में ये वाटर वेपर में कन्वर्ट कर चुके हैं। देखिए कोई बॉन्डिंग के जैसा नहीं, अब ये आसपास नहीं है। टेम्परेचर देखिए 184 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं फिर से ठंडा करता हूँ, अब आप नोटिस करिए क्या होता है। देखिए टेम्परेचर कमा रहे हैं, ओके 100 डिग्री के आसपास जाएंगे हम लोग। ये देखिए 103 डिग्री, यहीं पे वाटर वेपर बनना शुरू हुआ था। धीरे धीरे एक दो मोलिक्यूल्स हायर काइनेटिक एनर्जी लेकर के वाटर मोलिक्यूल्स बनना शुरू किए थे। देखिए सब में कितना ज़्यादा उथल पुथल हो रहा है। अब अगर हम टेम्परेचर कमा दिए, मतलब इनको हम ठंडा कर रहे हैं, देखिए ठंडा कर रहे हैं, ये दूसरे के करीब आना शुरू कर दिए। ये देखिए, सो दिस इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में ये कंटेनर का शेप आप ले रहे हैं, राइट। अब देखिए और ठंडा करेंगे हम, ये देखिए अब क्या हुआ, ये एक सॉलिड स्टेट में चला गया वाटर, है ना। मज़ेदार बात है कि वाटर का जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड है लेकिन ये काफ़ी बड़ा बड़ा है। देखिए दूर दूर है, वो एक ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं हेक्सागोनल लैटिस के जैसा। ये आप पढ़ोगे हायर क्लास में। ये देखिए हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये देखिए बेसिकली आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। देख रहे थे उनका बॉन्डिंग, ध्यान से देखिए कैसा था उनका इंटरमोलिकुलर। ये देखिए कैसा एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा था, यही है इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बन रहा था इनका, ये सॉलिड स्टेट में बन रहा था। दिस इज टेम्परेचर देखिए -107, मतलब ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये देखिए लिक्विड फॉर्म हो गया, सब कंटेनर का साइज में आ गए, राइट। फिर अब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लो भाई हीट कर दिया हमने आपको। अब देखिए जैसे 100 के आसपास पहुंच रहे हैं, एक ना एक मॉलिक्यूल के पास में ज़्यादा एनर्जी हो गई। ये देखिए अब ज़्यादा एनर्जी होगा, अब धीरे धीरे ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। ये देखिए बेसिकली बॉइलिंग प्रोसेस हो गया है, अब एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर रहे हैं, वाटर वेपर फॉर्मेशन हो गया है, अब कोई लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो ये है गैसियस फॉर्म एंटायरली। देखिए अगर हम 156 डिग्री सेंटीग्रेड में चले जाएं, ये पूरा गैस मोलिक्यूल्स है, बेसिकली वाटर वेपर है। जैसे हमने आपको बताया था इंडिविजुअल एटम्स का ब्रेकिंग नहीं हुआ है, सभी मोलिक्यूल है लेकिन सब गैस के जैसे एक दूसरे घूम रहे हैं। याद है मैंने टेक्स्ट में आपको दिखाया था रैंडम मोशन, इधर उधर 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 जा रहे हैं। देखिए
ये मोलिक्यूल्स देखिए इधर उधर जा रहे हैं। लिक्विड फॉर्म में देखिए लिक्विड के जैसे नीचे में है, ओके। और सॉलिड फॉर्म तो ऐसा ही है, पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। अब चलिए हम ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन ये मोलिक्यूल है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स। एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल में 2 एटम है, देखिए 2 एटम है। ये सॉलिड स्टेट है। टेम्परेचर कितना है? -246 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब हम देखिए टेम्परेचर को क्या किए, बढ़ा दिए, -216। देखिए ये लिक्विड ऑक्सीजन स्टेट देख रहे हैं, ये लिक्विड फॉर्म में है। फिर से नोटिस करिए, सॉलिड फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा पास थे एक दूसरे के, टेम्परेचर बहुत कम था। लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा गैप बढ़ा। अब देखिए गैसियस फॉर्म जो कि हमारे हवा में है, जिसे हम सांस लेते हैं, जो हमारे शरीर में जाता है थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस, है ना। देखिए ये ऑलरेडी -160 सेंटीग्रेड में ये गैस फॉर्म कर चुका है, देख रहे हैं आप लोग। फिर से देखिए आप, सॉलिड है, मैं टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए अब क्या होगा, ये देखिए धीरे धीरे एनर्जी मिलना शुरू हुआ, सब एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। ऑलरेडी लिक्विड स्टेट जा चुका है, अब ये सीधा गैसियस स्टेट में चले जा रहे हैं। बीच में एक समय आया था लिक्विड था, अब ये गैसियस बन गए हैं, देख रहे हैं। डम्बल के जैसे मोलिक्यूल्स दिखने में, ये पूरी गैस है। टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। अब क्या होगा गैस में, ये और ज़्यादा धक्का धुक्की करेंगे जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हीट लेकर के उनका काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगा, राइट। अब देखिए, अब कोई और केस को देखिए, ये है आपका आर्गॉन गैस। चलिए आर्गॉन सॉलिड स्टेट में ऐसा है, ओके। ये सिंगल एटम स्टेट में है, देखिए ये कोई मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं किया है, आर्गन एटम्स है। नेक्स्ट लिक्विड फॉर्म में देखिए ऐसा है, थोड़ा सा डिस्टेंस दूर हुआ। नेक्स्ट गैसियस फॉर्म में, ये देखिए टेम्परेचर नोटिस करिए, -84 डिग्री सेंटीग्रेड में ही वो गैसियस में आ जाता है। लिक्विड में देखिए डिस्टेंस कम रहा, ये -187, और सॉलिड -230 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स, ये फेड सिमुलेशंस आपको मज़ा आया? गुड।